Hello students, how are you? I am Ratish Kumar and today I am going to discuss the last part of the chapter, The Making of Global World. History chapter 4, standard 10, last part, that is the fourth part. 3 part already I discussed in 3 previous videos and I already discussed up to ग्लोबलाइजेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये चौथा वीडियो, चौथा पार्ट है, जो आखिरी पार्ट है. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद क्या हुआ. ग्रेट डिप्रेशन तक तो हमने डिस्कस किया था. हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो से. फर्स्ट वीडियो जबकि 3000 BC के टाइम के ग्लोबलाइजेशन से लेके ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में आया और लगभग 1935 तक चला. तो पूरा वर्ल्ड इकॉनमी बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर से उसमें रिकवरी हुआ, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े. अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो मेजर वर्ल्ड इवेंट हुआ, दैट वाज सेकेंड वर्ल्ड वार. सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939 एंड इट कंटिन्यूड अप टू 1945. 6 साल तक चला. और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर से एक बार पूरा वर्ल्ड इकॉनमी कोलैप्स किया और इसमें भी अनप्रेसिडेंटेड कैजुअलिटी हुआ. और इसके बाद पोस्ट वार इकॉनमी कैसा रहा, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का इकॉनमी कैसा हुआ, क्या चेंज आया, ये सब हम लोग इस चैप्टर में अभी इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकॉनमी, द पोस्ट वार एरा. Rebuilding a world economy, the post-war era. Rebuilding a world economy, the post-war era. So the meaning of this headline is rebuilding the world economy. मतलब वर्ल्ड इकॉनमी को रीबिल्ड कैसे किया गया पोस्ट वार एरा में. लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार किसके बीच लड़ा गया था और उसका इफेक्ट क्या पड़ा था. विच कंट्रीज फॉट सेकेंड वर्ल्ड वार एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट. सो सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट जस्ट आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार तो 1918 में ख़त्म हुआ और उसके ठीक 20 साल 21 साल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया. और यहाँ पे भी वर्ल्ड के 2 ग्रुप लड़ाई किए. 2 मेजर block of the world fought second world war. One group was called Axis power. एक ग्रुप का नाम था एक्सिस पावर. एंड एक्सिस पावर में कौन थे? एक्सिस पावर में 3 कंट्री मेन थे. एक था जर्मनी, नाजी जर्मनी, जिसका लीडर हिटलर था, और दूसरा था जापान, और तीसरा इटली. ये तीनों मिलके एक ग्रुप बना लिए, एक्सिस पावर. और दूसरा एक ग्रुप था जिसको कि इन लोगों से लड़ाई चल रहा था, मतलब लड़ाई हुआ, वो दूसरा ग्रुप था और वो एलाइज कर रहा था. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी एलाइज था, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी एलाइज नाम था इनका. और सेम वही लोग थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और सोवियत यूनियन. तो 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई हुआ. एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था, और दूसरे साइड में एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली, जापान था. दूसरे साइड अलाइज था. अलाइज में कौन थे? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन, मतलब रसिया, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसका नाम था यूएसएसआर. तो ये 2 ग्रुप की लड़ाई हुई. और ये 7 कंट्री जो थे वो मेजर वर्ल्ड के कॉलोनियल पावर थे. इनके कंट्रोल में दुनिया का सारा देश था, मतलब अधिक ज़्यादा से ज़्यादा देश इन्हीं के कंट्रोल में था. तो ये जब लड़ गए आपस में तो पूरा दुनिया का सब देश इसमें इन्वॉल्व हो गया. और ये वार यूरोप से स्टार्ट होकर के एशिया, अफ्रीका, पूरा वर्ल्ड लेवल पे ये वार शुरू हुआ. तो इसलिए इसको सेकेंड वर्ल्ड वार बोलते हैं. और इसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो और ज़्यादा हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा हुआ. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप लोगों को पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में कि इट वाज अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन, एंड इस बार उससे भी ज़्यादा हुआ. अगेन इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स
60 मिलियन पीपल वेयर किल्ड इन वर्ल्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 6 करोड़ लोग मारे गए और मिलियंस एंड मिलियंस पीपल वेयर वॉन्डेड, वो लोग घायल हो गए, वो लोग अफेक्टेड हो गए। और ये सब मतलब फ्रंट पे लड़ा जा रहा था ये वार जमीन पे भी लड़ाई हो रहा था, दुनिया के सारे ओशन में इस लड़ाई हो रहा था, और इस एयर में भी लड़ाई हो रहा था, क्योंकि इस समय तक एयर फोर्स भी सबका डेवलप हो चुका था और बॉम्बार्डिंग ये वो बहुत मैसिव स्केल पे हो रहा था इसमें। इस वार के साथ सबसे बड़ी खासियत थी कि जितने मिलिट्री में लड़ने वाले लोग मारे गए उससे ज़्यादा सिविलियन भी मारे गए, बॉम्बार्डिंग से, बहुत सारी चीज़ों से। और सारा इसके वजह से फिर से इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया यूरोप का, और सारे देश जो भी वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज थे वो लोग बर्बाद हो गए इस वार की वजह से। तो इस वार के वजह से जो बर्बाद हुए, और इससे भी कुछ 2 नतीजा फिर निकला। एक नतीजा निकला, इस वार के बाद यूरोप कंप्लीट उसका डोमिनेशन ख़त्म हो गया वर्ल्ड में। जो ब्रिटेन और फ्रांस जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद थोड़ा बहुत बचा भी था उनका डोमिनेशन, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही ब्रिटेन फ्रांस का डोमिनेशन ख़त्म हो रहा था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद उसका पूरा डोमिनेशन ख़त्म हो गया। और भी यूरोप के जितने कंट्री थे, जर्मनी भी हार गया था, बर्बाद ही हो गया, इटली भी बर्बाद हो गया, ब्रिटेन जीता, फ्रांस जीता, लेकिन जीतने में इन्होंने सब गंवा दिया। और ये हाल हो गया कि इन लोगों के कंट्रोल में जितने भी कॉलोनी थे, चाहे इंडिया हो, चाहे एशिया के कोई भी देश हो, अफ्रीका, धीरे धीरे इनको सबको फ्री करना पड़ गया, जो कि एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो ये सब इसका इम्पैक्ट पड़ा, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि यूएसए बिकेम सुपर पावर एंड यूएसएसआर ऑल्सो, रसिया, बोथ कंट्री, जो कि यूएसएसआर को सोवियत यूनियन भी बोलते थे, दोनों सुपर पावर बन गया। तो ये इम्पैक्ट पड़ा इसका। डोमिनेशन ऑफ यूरोप केम टू एन एंड, USA became leader of world in terms of economy, polity and military। तीनों चीज़ में USA सुप्रीम बन गया, मतलब इकॉनमी में भी सबसे पावरफुल बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन गया, मिलिट्री में भी सबसे पावरफुल बन गया, इसने अपनी सारी ताकत दिखा दी, एटम बम तक का इसने प्रयोग किया, एक से एक फाइटर प्लेन्स USA के तरफ से दिखाई पड़ा, और पॉलिटिकली भी सुप्रीम बन गया, इसका वर्चस्व पूरे दुनिया में हो गया। और दूसरी तरफ तो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए का डोमिनेंस हो गया पूरा, और दूसरी तरफ यूएसएसआर का डोमिनेंस, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री हो गया था यूएसएसआर, जो वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, तो यूएसएसआर बन गया, पुराना रसिया जो है वो यूएसएसआर बन गया। इसका डोमिनेशन हो गया पूरा ईस्टर्न पार्ट में, यूरोप के ईस्टर्न साइड में, और भी बहुत सारे कंट्री में कम्युनिज्म का। तो ये 2 सुपर पावर बन गए, और ये दोनों ही रह गए, और यूरोप के बाकी देश इनके पीछे हो गए। और ये एक तरह का नया कोल्ड वार का भी फेज शुरू हो गया, मतलब एक साइड अमेरिकन लेड, यूएस लेड कंट्रीज, जिसमें कि वेस्टर्न यूरोप के कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, और दूसरे साइड यूएसएसआर लेड कंट्री, जिसमें कुछ ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वार का सिचुएशन हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का ये सब समय है। तो राइट वन क्वेश्चन हेयर, explain the impact of Second World War. Explain the impact of Second World War. This question, explain the impact of Second World War. So you will get the answer in page number 90, page number 98, which I discussed right now. So next sub part which we will discuss is post-war settlement and Bretton Woods institution. See here, post-war settlement and the Bretton Woods institutions. Bretton Woods, BRETTON Woods institutions. So वार के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, पूरे दुनिया का जैसे पूरा इकॉनमी तो बर्बाद हो गया, जितने भी डेवलप कंट्री थे लगभग, यहाँ तक कि यूएसए भी, यूरोप तो बर्बाद हुआ ही पूरा,
सभी कंट्री वार के बाद कोलैप्स कर गया, सबका इंडस्ट्रियल जो है वो सिनेरियो चेंज कर गया सभी कंट्री का। और इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल गड़बड़ा गया, अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव स्केल पे हो गया और बहुत सारे लोग मारे ही गए थे। तो देयर वाज अ नीड फॉर रिकवरी, देयर वाज नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो इसी को सॉल्व करने के लिए दुनिया के सारे देश जितने भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज थे जो वार में लड़े थे, ये एक ब्रेटन वुड्स नाम के एक जगह पे ये लोग मिले। और ब्रेटन वुड यूएस में है। तो इस जगह पे चूँकि मिल करके इन लोगों ने जो वहाँ पे मीटिंग किया सारे कंट्री ने, जिसमें सारे देश, यूरोप के देश थे, यूएस थे, बहुत सारे देश, इन लोगों ने एक मीटिंग करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इन लोगों ने प्रपोजल दिया। और इसी मीटिंग के बाद दो इंस्टीट्यूशन बना, एक बना आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ, और दूसरा बना वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका काम था कि दुनिया के देशों को लोन देना, ताकि वो जो भी इससे निकलना चाह रहे हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, उनको लोन देके इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन सब शुरू करना। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ बना। तो क्या काम था उनका कि जितना भी मतलब एक्सटर्नल सरप्लस है उसको डील करना और डिफिसिट करना, जो मेंबर कंट्री का डिफिसिट हो रहा है, इकोनॉमिक डिफिसिट, उसको ठीक करना। ठीक है। और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बना, इंस्टीट्यूशन बना, इसको उस समय नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि बाद में पॉपुलरली इसको बोला जाने लगा वर्ल्ड बैंक। ऐसे इसका नाम था IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन बना, IMF और वर्ल्ड बैंक, और दोनों एक ही समय बना, इसलिए बोथ आर कॉल्ड ट्विन इंस्टीट्यूशंस। ट्विन इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं और इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। IMF एंड वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। सो और उस वार के बाद चूँकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने पूरा नया इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट किया, इसलिए वार के बाद का जो इकोनॉमिक सिस्टम है एटलीस्ट 1970s तक जो चलते रहा, इसे बोलते हैं ब्रेटन वुड इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम। सो 1947 से वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक का नाम मैंने बताया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और IMF, ये दोनों 1947 से स्टार्ट किया। और ये लोग का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी था, मतलब इसको जो डिसीजन लेते थे वर्ल्ड बैंक में, IMF में, वो सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, स्पेशली US। उसका पूरा US का इसमें कंट्रोल था, क्योंकि US इसको फंडिंग भी करता था सबसे ज़्यादा। तो सारा डिसीजन मेकिंग पावर US के हाथ में था, यूनाइटेड स्टेट के हाथ में, अमेरिका के हाथ में, और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह था। तो ये लोग अपने फ़ायदा के लिए यूज़ कर रहे थे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को। तो ये सब चल रहा था। तो US का सारा राइट था दोनों पे। और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम भी उस समय एक नया क्रिएट हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जिसको कि ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड ब्रेटन वुड सिस्टम एंड इट वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे ये बेस्ड था। इसमें जितने भी नेशनल करेंसीज थे, मतलब सारे देश के जो करेंसीज थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी, जैसे हम लोग का भारत का जो रुपया था इंडियन रुपी, उसी तरह से सारे देश के करेंसी। तो इंडियन रुपी जो थे वो डॉलर के साथ, उसको एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साथ फिक्स कर दिया गया था कि इतने डॉलर पे इतने रुपये मिलेंगे, या इतना रुपये दे के $1 मिलेगा, जो भी फिक्स कर दिया गया। और वो एकदम फिक्स था, चेंज नहीं होता था वो। और दूसरी तरफ डॉलर को भी फिक्स कर दिया गया था गोल्ड के साथ। तो गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया था, इसका मतलब है कि 35 आउंस ऑफ गोल्ड इक्वल टू $1। 35 आउंस गोल्ड को देकर $1 मिलेगा। और $1 का वैल्यू सभी करेंसी के साथ उसको फिक्स कर दिया गया था। इट वॉज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट।
और इसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम बना हुआ था इसको ब्रेटन वुड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। अंडरस्टूड? तो वाई when I will give you my question, then you will understand and you will see my video part by part again to understand the answer. So write one question here. Why this question? Why IMF and World Bank? Why IMF and World Bank are called Bretton Woods institutions? Why IMF and World Bank are called Bretton Woods institutions? Okay, next इसी क्वेश्चन में why it was formed, ये क्यों फॉर्म किया गया। पहला क्वेश्चन है IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्यों बोलते हैं। सेकंड है वाई इट वाज फॉर्म्ड, ये क्यों फॉर्म हुआ। और इसी क्वेश्चन में तीसरा है हाउ इट वाज यूएस डोमिनेटेड, लेकिन आप लोग ऐसे लिखिए हाउ इट वाज डोमिनेटेड बाय यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप। हाउ इट वाज डोमिनेटेड बाय यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप, ये क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए एक्सप्लेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। Explain fixed exchange rate system in world। और इसी क्वेश्चन को आप लोग और लगा के लिखिए, जैसे एक्सप्लेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इन वर्ल्ड, इसी क्वेश्चन में और लगा दीजिए और लिखिए एक्सप्लेन ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम। इसको लिखिए एक्सप्लेन ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम, तो आप लोग उसमें क्या लिखेंगे, आप लोग उसमें लिखेंगे आंसर ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम वाज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और उसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि वो क्या था, कैसे होता था, कि यूएस डॉलर के साथ सभी का करेंसी फिक्स कर दिया गया था और यूएस डॉलर को भी गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया गया था, क्योंकि यूएस डॉलर सबसे स्टेबल था, सबसे ज़्यादा उसका यूएस डॉलर का फिक्स्ड मतलब वैल्यू माना जाता था कि ये सबसे स्टेबल है, इसलिए उसके साथ फिक्स कर दिया गया था। हालांकि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ये यूएस को फेवर करता था, फिर यूएस के लिए फेवरेबल था, डेवलपिंग कंट्री के लिए थोड़ा लेस फेवरेबल था, इसलिए सब चीज़ों को ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाता है, जिसमें कि जो डेवलप्ड कंट्री थे पुराने वाले जितने भी थे, जैसे वेस्टर्न यूरोप और यूएस, ये लोग एडवांटेज में थे। ठीक है ना, तो ये वाला बात आप लोग को। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो डील करेंगे वो पार्ट है ठीक है, तो ये हम लोग डील कर ही लिए हैं सारा चीज़। नेक्स्ट है द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। अर्ली पोस्ट वार ईयर का मतलब कि वार ख़त्म होने के बाद का साल। इसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है उसका सक्सेस कैसा रहा, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना है वो कितना सक्सेसफुल हुआ, हम लोग इसमें ये डिस्कस कर लेंगे। तो जो ब्रेटन वुड सिस्टम बना जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उससे अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ, पहले के हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ हुआ, मतलब पूरा दुनिया में फिर से वार के बाद स्टेबिलिटी आने लगा। और देखा जाए तो ट्रेड और इनकम का जो ग्रोथ हुआ वेस्टर्न कंट्रीज का, जो यूरोप है, अमेरिका है, ये सब देशों का, उसमें काफ़ी तेज ग्रोथ हुआ और उसमें मतलब इनकम और ट्रेड का काफ़ी ग्रोथ हुआ उन देशों में ब्रेटन वुड्स सिस्टम के कारण, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कारण। 8% के हिसाब से उनका ट्रेड पर ईयर 8% के हिसाब से ग्रो कर रहा था। 1950 और 1970 के बीच में 8% पर ईयर के ग्रोथ से इनकम ट्रेड उनका ग्रो किया और इनकम भी उनका 5% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा था। तो सक्सेसफुल रहा ब्रेटन वुड्स सिस्टम यूरोप के लिए और अमेरिका वगैरह के लिए, और ग्रोथ स्टेबल भी हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी धीरे धीरे गिरना शुरू किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमने लगा।
तो यही सब ब्रेटन वुड्स सिस्टम का सक्सेस है। तो 1970s तक इसका सक्सेस है। तो एक क्वेश्चन लिख लिए, एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम इन पोस्ट वॉर ईयर्स। एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम इन पोस्ट वॉर ईयर्स। सो इसके अलावा सक्सेस में और भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वगैरह का काफ़ी ग्रोथ हुआ, ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया एक दूसरे के साथ फिर मिलने लगी, IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू दुनिया कनेक्टेड होने लगी। तो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हुआ, ग्रोथ हुआ, ट्रेड का, इनकम ग्रो हुआ, एम्प्लॉयमेंट ग्रो हुआ। तो एक नया फेज आ गया ग्लोबलाइजेशन का, जो कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में आता है। तो ये सब सही रहा। और फिर हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करेंगे वो डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस का फेज आया। हालांकि वो फेज तो वार के बाद हुआ, लेकिन वो कैसे अफेक्ट किया ग्लोबलाइजेशन को, अभी हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू। सो वी विल डिस्कस डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन। सी हियर पेज नंबर 100, डीकोलोनाइजेशन एंड independence. So these two parts we will discuss. So after Second World War, what happened? As I told you, Europe became very weak, so they were unable to control the countries which they captured as their colony. तो यूरोप ने अपने अपने कॉलोनी को धीरे धीरे आज़ाद कर दिया, क्योंकि इनके पास ताकत ही नहीं बची थी कि कॉलोनी को कंट्रोल कर पाए। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे इंडिया जैसे देश में मूवमेंट भी बहुत तेज़ हो रहा था, और दूसरा वो लोग संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे ब्रिटेन को एग्जांपल, वो संभाल नहीं पा रहा था ब्रिटेन इंडिया को, और मूवमेंट तेज हो गया था गांधी के नेतृत्व, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और भी तरह तरह से डिफरेंट वे में हो रहा था। तो ये सब को देखते हुए ब्रिटेन ने इंडिया को आज़ाद कर दिया। फिर इंडिया आज़ाद हो गया तो धीरे धीरे बाकी देश को भी आज़ाद किया जाने लगा, और देखते देखते यूरोप के बाकी देश भी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, मतलब 1947 से लेके 1960 आते आते सारे देश को धीरे धीरे आज़ाद कर दिया गया। इस फेज को क्या बोलते हैं? डीकोलोनाइजेशन, मतलब कॉलोनाइजेशन का उल्टा प्रोसेस। कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ था 18th सेंचुरी में, जब धीरे धीरे इन लोगों ने दुनिया के सारे देश को अपना गुलाम बनाया था, कॉलोनी बना लिया था। लेकिन 1947 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ये सारे देश इतने कमज़ोर हो गए यूरोप के देश कि अब ये लोग संभाल नहीं पाए। अब ये लोग आज़ाद करना शुरू किए, तो इस फेज को बोलते हैं 1947 से 1960 के फेज को डीकोलोनाइजेशन, DECOLONIZATION, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। इस फेज में क्या हुआ कि इस फेज में जो नए नए डेवलपिंग कंट्री थे वो जब आज़ाद हुए, तो कहने को ऐसे बहुत सारे देश थे जो पॉलिटिकली आज़ाद हो गए थे, लेकिन इकोनॉमिकली वो अभी भी यूरोप के देशों के कंट्रोल में थे, USA के कंट्रोल में थे। USA उनके ज़्यादातर रिसोर्सेज पे इनडायरेक्ट वे में कैप्चर किया हुआ था, उनके माइंस पे, उन पे सारे चीज़ों पे बहुत सस्ता में रॉ मटेरियल ले रहा था। और यूरोप के भी देश वहाँ के इकॉनमी पे कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट कर दिया था। लेकिन ये देश बेचारे जो आज़ाद हुए थे काफ़ी गरीब थे, दे वर वेरी पुअर, इकोनॉमिकली दे नीडेड डेवलपमेंट, उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन पूरा भूख से मर रही थी। ये सारी प्रॉब्लम थी आज़ाद हो के भी। तो इनको IMF और वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत थी, लोन वगैरह की ज़रूरत थी, ताकि डेवलपमेंट हो पाए। दूसरे तरफ क्या हुआ कि बहुत जल्दी 1960 आते आते IMF और वर्ल्ड बैंक, यूरोप के जितने भी देश थे, ज़्यादातर देश अपना फिर से वापस प्रोग्रेस कर लिए, इंडस्ट्रियल रिकवरी कर लिए, यहाँ तक कि जापान भी इंडस्ट्रियल रिकवरी कर लिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिर से हो गया। अब इनको यूरोप के देश को और जापान वगैरह को IMF और वर्ल्ड बैंक का ज़रूरत नहीं रहा, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस का ज़रूरत नहीं रहा। तो अब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो थे IMF और वर्ल्ड बैंक, ये अपना फोकस
डेवलपिंग कंट्रीज़ पे कर दिए। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन वगैरह देने लगे और ये एक ऐसा फेज आया जिसको बोलते हैं डीकोलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। और धीरे धीरे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये लोन लेके अपना ये करने लगे डेवलपमेंट, लेकिन इनको काफ़ी इंटरेस्ट देना पड़ता था। और चूँकि IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका, USA, यूरोप वगैरह से कंट्रोल्ड था, तो इसलिए थोड़ा सा इनके साथ फेवर भी नहीं हो रहा था। तो ये सब को देख करके 1970s आते आते IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है ये लोग अपना डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के कारण डेवलपिंग कंट्रीज़ लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको G77 बोलते हैं। G77, ग्रुप ऑफ 77। और इन लोगों ने न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर डिमांड किया कि दुनिया में NIEO, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर, उनकी डिमांड थी। G77 की जो मीटिंग हुई तो उसमें इनका डिमांड था कि दुनिया में अब ऐसा होना चाहिए कि नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिसमें कि डेवलपिंग कंट्री लोगों को के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। उनके रिसोर्सेज को US वगैरह जो कब्जा करके रखा है, USA, यूरोप, वो फ्री करे रिसोर्सेज को, और इनके कच्चा माल पे जो रॉ मटेरियल ये लोग बेचते हैं उस पर उसको ज़्यादा दाम मिले। और इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड में इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले और उनके भी सामान को एक्सपोर्ट हो। क्योंकि अभी भी देश, जैसे कि डीकोलोनाइजेशन हो गया, देश आज़ाद हो गए थे डेवलपिंग कंट्री, लेकिन अभी भी वर्ल्ड इकॉनमी में यूरोप और अमेरिका का कब्जा था। अभी भी ये लोग कच्चा माल बेच रहे थे, रॉ मटेरियल सस्ता में बेचते थे और फिनिश गुड यूरोप और अमेरिका से आता था। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये चाहते थे कि अब समय बदल रहा है, हम लोगों को भी एक्सपोर्ट का, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कम हो जाए, फिनिश गुड का एक्सपोर्ट बढ़े, और अगर रॉ मटेरियल भी बेच रहे हैं तो इतना कम दाम नहीं मिले जो पहले वाला दाम था। ये सब को लेकर के इन्होंने एक नया NIEO का डिमांड किया, NIEO। सो ये सब डिमांड को लेकर के धीरे धीरे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी चेंजेस आने लगा। वहाँ पे भी इनका डेमोग्राफी वगैरह बदल गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री के लोग इसके मेंबर बन गए थे। तो अब ब्रेटन वुड में भी चेंज आया जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसके पहले एक क्वेश्चन ले लीजिए। और क्वेश्चन ये है कि वो एक्सप्लेन डीकोलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्लेन डीकोलोनाइजेशन एंड independence after Second World War. Write the problems of newly independent countries of Asia and Africa. Write the problems of newly independent countries of Asia and Africa. तो इस क्वेश्चन में आप लोग को डील करना है कि डीकोलोनाइजेशन क्या था, मतलब वही जो सारे डेवलपिंग कंट्री को आज़ाद किया गया, जो एशिया और अफ्रीका के देश आज़ाद हुए, कॉलोनीज पहले थे वो कॉलोनी हट गए, अब अपना इंडिपेंडेंट बन गए ये लोग, तो इसी को डीकोलोनाइजेशन बोलता है, डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं। और इनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी आज़ाद होने के बाद, ये सब लिखना है। पेज नंबर 100 में सारा आपको मिलेगा, और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आप फिर से वीडियो में बार बार देख के समझें। तो ये सब बात है। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, वाई डेवलपिंग कंट्रीज फॉर्म्ड G77। डेवलपिंग कंट्रीज ने G77 क्यों फॉर्म किया? वाई डेवलपिंग कंट्रीज फॉर्म G77, वाई क्यों फॉर्म किया, एंड वाई दे डिमांडेड, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, वाई दे डिमांडेड NIEO। उन्होंने NIEO का डिमांड क्यों किया? NIEO का मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्यों किया? वाई दे डिमांडेड NIEO, एक्सप्लेन NIEO। NIEO को एक्सप्लेन करना है क्या था वो, इसमें उनकी क्या डिमांड थी। तो इसमें वही है
कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने G77 इसलिए फॉर्म किया क्योंकि इनको अभी भी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ था, यूरोप और यूएसए, वो लोग अभी भी इनको डोमिनेट कर रहा था। पॉलिटिकली तो ये आज़ाद हो गए थे, लेकिन इकोनॉमिकली डोमिनेट हो रहे थे ये लोग। इनको अभी भी इनके माइंस वगैरह पे अमेरिका यूरोप का कब्जा था, गरीब देशों के माइंस पे जो नया नया आज़ाद हुए थे, और इनको बहुत सस्ता में इनके सामान ये लोग ले जाते थे, और ये लोग फिनिश गुड इनको फिर अभी भी बेच रहे थे महंगा महंगा। और वर्ल्ड ट्रेड में इनका योगदान बहुत कम था, जबकि इनके पास सारा रिसोर्सेज था, लेकिन अभी भी इनके पास वर्ल्ड ट्रेड में इनका शेयर बहुत कम था। ये जो एशिया और अफ्रीका के डेवलपिंग कंट्री थे, इन लोगों की बात। तो इन्होंने NIEO का डिमांड किया, इन्होंने G77 फॉर्म कर लिया, मतलब 77 देश डेवलपिंग देश, 77 देश, और NIEO का डिमांड किया। NIEO में इन्होंने मांग किया कि हम लोग को बराबर का शेयर मिले वर्ल्ड ट्रेड में और इक्वल हो, एक्सपोर्ट भी हम लोगों का सही हो, एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल कम हो, फिनिश गुड हम लोगों का भी ज़्यादा बिके, और चेंज हो रूल्स रेगुलेशन वगैरह में, ट्रेड का रूल वगैरह बदले, ये सब चीज़ का डिमांड किया गया। ये सब 1970s के स्टेज में आया। तो ये सारी के बाद अब हम लोग लास्ट पार्ट, सब पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि 1970 से 2000 तक का फेज है, मतलब 1990s तक का फेज है। 1990s मतलब 1999, तो 1970 1970 से 1999 वर्ल्ड कैसा रहा, ग्लोबलाइजेशन का नया दौर हुआ। अब क्या हुआ कि जो नया नया डेवलपिंग कंट्री थे, जैसे एशिया के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, ये लोग अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किए, और यूरोप का तो डोमिनेंस कम ही गया। ये लोग देश, इसमें मेन कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये सब देश का शेयर बढ़ना शुरू किया। इसका भी कारण था। ये पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये देख लीजिए, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ब्रेटन वुड्स का अंत और ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत, मतलब नया तरीका का जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी शुरुआत, जिसमें कि सब देश का शेयर बढ़ गया, सारा देश अब इम्पॉर्टेंट हो गया वर्ल्ड में, तो इसकी शुरुआत। तो ब्रेटन वुड्स, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ब्रेटन वुड्स तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर के हिसाब से फिक्स मिलते रहेगा, हमेशा एक ही रेट मिलेगा। अगर डॉलर का वो वैल्यू है तो वही, डॉलर चाहे कितना भी गिर जाए लेकिन डॉलर का वैल्यू उतना ही रहेगा। तो ये सब साथ में हम लोग देखें कि डेवलपिंग कंट्री का भी डिमांड बढ़ रहा था। G77 बना लिया, NIEO बना लिया। तो अब लेकिन धीरे धीरे 1970 आते आते यूरोप की इकॉनमी, अमेरिका की भी इकॉनमी गड़बड़ा रही थी, क्योंकि अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका था वर्ल्ड में, डिफेंस पे इधर उधर, और उसका अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोलैप्स कर रहा था धीरे धीरे, और वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, वहाँ का नेशनल इकॉनमी गड़बड़ा रहा था। 1970s में अमेरिका उस दौर से गुजर रहा था, और डॉलर की स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही थी, डॉलर को स्टेबल करेंसी नहीं माना जा रहा था। तो ये सब को देखते हुए क्या हुआ कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम का अब ख़त्म हो गया। अब एक नया सिस्टम आया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब कि अब US डॉलर का भी एक्सचेंज रेट एक फिक्स ना हो के फ्लोट करते रहेगा, चेंज करते रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी। अगर कोई देश का करेंसी स्ट्रांग हो रहा है तो उसको US डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग ये मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 10 साल पहले एक US डॉलर के बदला में 70 देना पड़ता था रुपीज़, तो अगर इंडिया की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, अगर इंडिया में GDP हाई हो जाएगा, अगर इंडिया में डेफिसिट कम जाएगा, ट्रेड डेफिसिट कम जाएगा, ये सब कम हो जाने की वजह से क्या होगा कि इंडिया का करेंसी स्ट्रांग हो जाएगा, तो डॉलर के मुकाबले हम लोग स्ट्रांग बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब फिक्स ना हो के फ्लोट करते रहे, ऊपर नीचे हो। तो ये करेंसी शुरू हो गया, ये सिस्टम शुरू हो गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और
अब ये जैसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हुआ तो इसका मतलब हो गया एंड ऑफ ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हो गया, फिक्स एक्सचेंज रेट वाला, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम शुरू हुआ। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी बहुत हद तक चेंज आ गया। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज से डोमिनेटेड हो गया, और डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इसका मेन एम हो गया। मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, शेयर्स डेवलपिंग कंट्री का बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं एंड ऑफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। और साथ में अब बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हो गया। पहले क्या हो गया था बीच में कि खाली यूरोप और अमेरिका का डोमिनेंस हो गया था वर्ल्ड पे, लेकिन अब धीरे धीरे एशिया का फिर से डोमिनेंस आना शुरू हुआ, लैटिन अमेरिका के भी देश। अब जैसे इसका शुरुआत कैसे हुआ, 1960s के बाद धीरे धीरे यूरोप में फिर से एक बार प्रॉब्लम शुरू हुआ, जैसे अमेरिका में भी हुआ, 70s में यूरोप में भी हुआ। वहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, और साथ में इसके ये भी हो गया कि वेज रेट वहाँ बहुत हाई था। यूरोप में लेबर का रेट बहुत हाई था और हर चीज़ का रेट हाई था वहाँ। तो देखते देखते यूरोपियन कंपनीज़, और अमेरिका में भी वही हो गया, वेज रेट बहुत हाई था, तो सारी कंपनीज़ चाइना और इंडिया जैसे देशों में शिफ्ट करने लगी जहाँ पे लेबर का रेट बहुत कम था। लेकिन सबसे एडवांटेज चाइना ले गया। 1970s में ही चाइना ने क्या किया कि उसने अपने इकॉनमी को पूरी लिबरलाइज कर दिया, न्यू चेंज किया। उस समय इंडिया नहीं कुछ कर पाया था, इंडिया काफ़ी लेट किया, 1991 से शुरू किया, लेकिन चाइना ने ये काम 1970s में ही कर दिया, 1978 जिसको कह सकते हैं, मतलब लेट 1970s और ईयर था 1978। चाइना ने एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाया कि कोई भी देश आकर के यहाँ आसानी से अपना फैक्ट्री खोल सकता है, इंडस्ट्री खोल सकता है, पैसा उसी देश का रहेगा, लेकिन चाइना में खोल सकता है, चाइना का लेबर अवेलेबल रहेगा, चाइना लैंड देगा, सब कुछ देगा। और सारी कंपनीज देखते देखते चाइना में आ गई, क्योंकि यूरोप की लैंड बहुत महंगी थी, यूरोप का लेबर बहुत महंगा था, सेम अमेरिका के साथ वहाँ पे उनको काफ़ी महंगा पड़ा था। चाइना ने खोल दिया अपना सारा इकॉनमी, सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी फैक्ट्री को, अपने अपने इंडस्ट्री को चाइना में शिफ्ट कर दिया, और चाइना विदिन 20 ईयर्स चाइना एक्सपर्ट बन गया खुद में वो सब बनाने में। और चाइना ने अपना कंपनी भी बनाना शुरू कर दिया, सेम चीज़ वही प्रोडक्ट चाइना अपना भी बनाने लगा। और देखते देखते 20 साल के अंदर 1990s आते आते चाइना का डोमिनेंस फिर से हो गया, और 2000 में और बढ़ गया। और आज के डेट में, जैसे आज जिस साल हम अभी बात कर रहे हैं 2020, तो चाइना तो अभी यूएस को भी एक तरह से चैलेंज दे रहा है, यूएस इकॉनमी को पीछे छोड़ने वाला। तो ये सब चेंज हुआ। इसके बाद इंडिया ने भी अपना पॉलिसी चेंज किया 1991 में। इंडिया ने भी सेम ऑफर किया, लैंड सस्ता दे रहे हैं, लेबर सस्ता है, तो बहुत सारी कंपनी इंडिया आई। ब्राज़ील के साथ भी हुआ। अब धीरे धीरे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ये सब जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ, और यहाँ वर्ल्ड का जो मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी था वो यूरोप अमेरिका से खसक के इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ये सब देशों में शुरू हो गया, और नया तरीका का ग्लोबलाइजेशन हुआ। और ये सब होने के बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया चाइना का, इंडिया का, ब्राज़ील जैसे देशों का, जो कि एकदम पिछड़ा हुआ इकॉनमी था, वो देखते देखते इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में बहुत आगे हो गया। वर्ल्ड जीडीपी में चाइना का शेयर सेकंड हो गया, चाइना जस्ट यूएसए के बाद चाइना है। इंडिया भी बहुत टॉप लेवल पे है, टॉप 5 में इंडिया भी आता है। तो अभी तो टॉप 6 है, लेकिन घसकते रहता है पोजीशन। इंडिया टॉप कहा जाता है कि 2030 आते आते चाइना नंबर 1 होगा, इंडिया नंबर 2 होगा वर्ल्ड इकॉनमी में। तो ये सब चेंजेस आया ग्लोबलाइजेशन में। सो हम लोग का पूरा, अभी तक हम लोगों ने पूरा चेंज देखा, कहाँ से किस सेंचुरी में कैसे चेंज हुआ, और ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आप लोग 2 क्वेश्चन और लिख लीजिए, लास्ट 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, वाई ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंडेड। वाई ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंडेड, ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्यों ख़त्म हुआ। वाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कोलैप्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्यों कोलैप्स कर गया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस इन वर्ल्ड,
वाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कोलैप्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस्ड इन वर्ल्ड। ये सब क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है। तो ये पेज नंबर 101 में डील करना है, ये सब दिया हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट खत्म हुआ, फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज हुआ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट शुरू हुआ तो ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हुआ। और ये क्यों हुआ, ये सब बात आप लोग को पॉइंट में डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उसी को क्वेश्चन है, व्हाई रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस इन वर्ल्ड। Why rapid economic transformation took place in world after 1970s? पूरे दुनिया में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ 1970s के बाद? मतलब यूरोप और एशिया से धीरे धीरे, यूरोप और अमेरिका से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सब ग्रोथ रेट ये सब घसक के चाइना इंडिया में कैसे आ गया? हाउ कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील gained advantage in world economy. How countries like China, India and Brazil gained advantage in world economy after 1970s. After 1970s, तो ये भी पेज नंबर 101 में मिलेगा। तो 100 और 101 में सारा डिस्कशन किया हुआ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। So students, now our topic came to an end and this chapter was very important and it is also important for your further knowledge when you will appear for civil service exam, competition और दुनिया में आप कहीं भी जाइएगा तो ये सब बात आपको अक्सर मिलेगा। तो सारा का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और इस चैप्टर से वो सारा बैकग्राउंड आपको पता चलेगा कि IMF वर्ल्ड बैंक कैसे बना, क्या है, क्यों ये दुनिया का देश डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर एंड वेरी सून आई विल सेंड द वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।